हाँ जी, तो बच्चों कैसे हैं आप? सभी बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और आज हम अपने बच्चों के साथ एक और न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटे, ये सब्जेक्ट बहुत ही छोटा है और इस सब्जेक्ट के अंदर हमने कुल मिला के 4 या 5 चैप्टर आप समझ लीजिए पढ़ने हैं। सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है और छोटा सा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। पढ़ने में आपको मजा आएगा। आज हम सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टार्टिंग जो करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही पॉपुलर चैप्टर के साथ करने जा रहे हैं जिसका नाम है बजट्स। तो बजट के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए जी, तो सभी बच्चे हमारे साथ रेडी हो जाएंगे और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले अपने बच्चों को बता दें कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड के आ जाने से कई बार बच्चे जो है ना, जो साइंस बैकग्राउंड के हों या जिनका अकाउंटिंग थोड़ा कमजोर हो, तो वो घबराते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें कोई अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट नहीं लगने वाला। इसका मतलब ये अकाउंटिंग का वो एस्पेक्ट है जो मैनेजमेंट के लिए काम करता है और मैनेजमेंट ज्यादा डेबिट क्रेडिट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इसके अंदर कोई डेबिट क्रेडिट वाली बातें नहीं है। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली आज हम आपके साथ जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, उसको हम बुलाते हैं बजट। तो बजट के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय बजट। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि बजट होता क्या है। वैसे तो इसमें कोई नई बात नहीं है, सारे के सारे बच्चे जानते ही हैं बजट क्या होता है। मैं पूछूंगा तो एक एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताएगा, सर हमसे पूछो हमसे पूछो। जब पूछेंगे तो कहेंगे कि बजट का मतलब होता है प्लानिंग इन एडवांस, है ना। इनकम टैक्स भी पढ़ा था पहले, तो इनकम टैक्स में भी क्या है, गवर्नमेंट बजट बनाती है और बजट के अंदर प्रेजेंट करती है। तो बजट का मतलब होता है कि आप अपनी जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, फ्यूचर पीरियड में जो आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं उसका प्लान बना करके दे दीजिए। और उसका प्लान आप क्वांटिटेटिव फिगर वाइज बना करके दे दीजिए, तो हम उसका नाम बजट रख देते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, सर व्हाट इज बजट। तो हमारी बुक कह रही है, हमारी बुक में लिखा है कि बजट इज अ फाइनेंशियल। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं कि बुक कौन सी आप यूज कर रहे हो। ओहो, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। चलिए, मेरे पास ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एम एन अरोड़ा की बुक सबसे ज्यादा चलती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में महेश्वरी मित्तल की बुक चलती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एम एन अरोड़ा की बुक चलती है। और यही बुक हम लोग यूज करने वाले हैं। ये बुक हिमालय पब्लिकेशन हाउस की बुक है। मेरे पास जो ये एडिशन है, ये मैं आपको दिखा देता हूं ये कौन सा एडिशन है मेरे पास। ये मेरे पास है 8th एडिशन और 2017 का लेटेस्ट एडिशन मेरे पास ये है। फिर भी हमने तो आपको कंसेप्ट सिखाने हैं। अकाउंटिंग और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमें कंसेप्ट सीखना होता है। अगर आपके कॉलेज में कोई और बुक रिकमेंडेड है तो इसमें भी कोई इशू की बात नहीं है, आप वो वाली बुक भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज बजट। तो हमने कहा कि बजट, हमारी बुक कह रही है, ये है पेज नंबर 2.1। बजट इज अ फाइनेंशियल एंड ऑब्लिग और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। पहले हम लिख लें, फिर साथ साथ आपको बता भी देंगे, तो आप भी लिखते जाइए, कंसंट्रेशन बढ़ती है ना। तो बजट इज अ फाइनेंशियल एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड प्रायर टू डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। प्रिपेयर्ड प्रायर टू डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम
किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूड, जो भी आप पॉलिसी परस्यू करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग गिवन ऑब्जेक्टिव। और ये डेफिनेशन हमें दी है सीमा लंदन। सीमा लंदन, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन। चलिए अब 2 मिनट समय लगा लेते हैं। हमने कहा कि अगर मैं पूछूं बजट क्या है तो सभी बच्चे दौड़े दौड़े आएंगे, सर हम बताते हैं, प्लानिंग इन एडवांस। मैंने कहा आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, जरा उसे सुंदर शब्दों में डिफाइन कर दो। तो हमारी बुक ने सुंदर शब्दों में डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड में है, ये चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, वहां से हमने डेफिनेशन ली। वो कह रहे हैं बजट इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, यानी इसमें नंबरों पर बातें की जाएंगी, फिगर्स रख करके बातें की जाएंगी। तो ये फिगर वाली स्टेटमेंट होगी। प्रिपेयर्ड प्रायर टू डिफाइंड पीरियड, जिसे आप कहते हैं प्लानिंग इन एडवांस, तो वो भी एडवांस को कह रहे हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन प्रायर, प्रायर का मतलब सभी बच्चे समझते हैं कि वो एडवांस में बनाने की बात कर रहे हैं। इन प्रायर टू डिफाइंड पीरियड, तो अब ऐसा है कि बजट जब आप बनाएंगे तो किसी ना किसी पीरियड का बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बुक कहती है कि आने वाले क्वार्टर के लिए बजट बना दीजिए, आने वाले हाफ ईयर के लिए, 6 मंथ्स के लिए बजट बना दीजिए, आने वाले ईयर का बजट बना दीजिए, तो वो किसी ना किसी डिफाइंड पीरियड का होगा। ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूड, मतलब जो काम आप करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग बजट बना दीजिए। फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग गिवन ऑब्जेक्टिव, तो जो भी आपका पर्पस था उसे अचीव करने के लिए आप अपनी प्लानिंग कीजिए, उस प्लानिंग को क्वांटिफाई कीजिए, तो हम उसे बोलते हैं बजट। हमारी बुक में बजट के रिगार्डिंग और भी 2-3 डेफिनेशन दी हुई हैं। हमने आपको एक डेफिनेशन बता दी है, अब ज्यादा आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है जी। व्हाट इज बजट? तो बजट के बाद हमारे पास अगली टर्म आती है कि सर व्हाट इज बजटिंग, क्योंकि हमारे चैप्टर का तो नाम है बजटिंग। हमारे चैप्टर का नाम बजट नहीं है, हमारे चैप्टर का नाम है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो सबसे पहले बच्चे पूछते हैं व्हाट इज बजटिंग। तो हमारी बुक में पेज नंबर 2.2 के ऊपर लिखा है कि डेफिनेशन दी है बाय जे बेटी। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज बजट एंड व्हाट इज बजटिंग। तो वहां लिखा है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट्स इज नोन एज बजटिंग। लो, कितने सिंपल वर्ड्स में उसने डिफाइन कर दिया कि बजट बनाने को हम लोग बजटिंग कहते हैं। यानी बजटिंग का मतलब हो गया बजट बनाना। और फिर इस चैप्टर का नाम है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो मेरे पास तीसरी बात आ जाएगी कि सर व्हाट इज बजटरी कंट्रोल। व्हाट इज बजटरी कंट्रोल। अब हमारी बुक फर्दर कंटिन्यूएशन में समझाती है कि बजटरी कंट्रोल is the system of controlling costs through preparation of budgets। अब मेरे ख्याल से हमने अपने बच्चों को तीनों बातें समझा दी। व्हाट इज बजट, बजट क्या है। तो जो भी आप एक्शन करना चाहते हैं
फ्यूचर में जो आप एक्शन करना चाहते हैं उसकी एक स्टेटमेंट बना के लाइए क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में, दैट इज बजट। और उस काम को जो आप कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को करना इज कॉल्ड बजटिंग। और ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इसकी हेल्प से अपनी कॉस्ट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। सर इससे अपनी कॉस्ट कैसे कंट्रोल होंगी? जो आपने पहले प्लान बनाया है और फिर जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा तो आप उसे कंपेयर कर पाएंगे कि हमने जो पहले सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बारे में आप बातें कर पाएंगे। ठीक है जी। फिर हमारी बुक कुछ और थ्योरेटिकल बातें कहती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरकास्ट एंड अ बजट। और हमारी बुक कहती है कि फोरकास्ट और बजट में इतना डिफरेंस होता है कि बजट के अंदर प्रॉपर प्लानिंग होती है, फोरकास्ट के अंदर कोई प्लानिंग नहीं होती। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद में कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, ऑब्जेक्टिव बताइए, एडवांटेजेस बताइए, लिमिटेशंस बताइए, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। आप अपने आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको एक ही बार पढ़ने में समझ में आ जाएगी। हम अपने मेन एस्पेक्ट के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है काइंड्स ऑफ बजट्स, जो कि हमने इस चैप्टर में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस करना है। और जैसा कि मेरी हैबिट रही है और जैसा कि मेरा मानना रहा है कि जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं तो फिर हमें थ्योरी समझ में आने लगती है, इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं काइंड्स ऑफ बजट। ये बजट हमें कौन कौन से बनाने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमें कौन कौन से बजट्स पढ़ने हैं। तो बजट्स को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बजट को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो हमारे पास दो तरह के बजट आते हैं। एक आते हैं फंक्शनल बजट्स और दूसरा आता है मास्टर बजट। फंक्शनल बजट का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस की किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का जब बजट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल बजट। तो बजट रिलेटेड टू वन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, आप अपने बिजनेस की किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में जब बजट बनाएंगे तो हम उसे बोलेंगे फंक्शनल बजट। अब सर हमारे बिजनेस की एक्टिविटी क्या है? तो आपके बिजनेस की एक्टिविटी है सेल्स, तो आप सेल्स के लिए सेल्स का बजट बनाएंगे। आपकी बिजनेस की एक्टिविटी है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए बजट बनाएंगे। आपकी एक्टिविटी हो सकती है परचेज, कंजम्पशन, तो जिस चीज की भी एक्टिविटी की आप प्लानिंग करना चाहते हैं उसका बजट बनाएंगे। तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का जब हम बजट बनाते हैं देन दैट इज कॉल्ड फंक्शनल बजट। और जब हम सभी एक्टिविटीज टेकन टुगेदर, इन सब का मिला करके बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड मास्टर बजट। तो हम आपको सेल्स बजट भी सिखाएंगे और हम आपको मास्टर बजट भी सिखाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है दैट इज कॉल्ड फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। हम आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, तो इसमें हमारे पास दो तरह के बजट आते हैं, एक कहलाता है फिक्स्ड बजट और एक कहलाता है फ्लेक्सिबल बजट। और फिर तीसरा है, अगर हम बेसिस की बात करें कि पहले से आपके पास कुछ बेसिस उपलब्ध थे, तो इसमें हमारे पास आता है जीरो बेस बजट। पहले तो आप समझ लीजिए, ये तो थ्योरेटिकल बात है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट का मतलब है कि हमारे पास पहले से इस चीज का कोई बजट नहीं था, हमारे पास कोई बेसिस नहीं थे, हम फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए इंडिया में पहली बार आप सोलर एनर्जी का प्लांट लगा रहे हैं,
आप इंडिया में मान लीजिए पहली बार मेट्रो बना रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था? तो आपको लिए बजट करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि पहले आपके पास लेवल नहीं था। ठीक है। अच्छा, हम पहले आपको बता दें, एक तो हम फंक्शनल बजट्स की बात करेंगे और फिक्स फ्लेक्सिबल बजट की बात करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं ना, वो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लेक्सिबल बजट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरे हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फंक्शनल बजट्स। चलिए, तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल बजट्स। हमने हेडिंग डाली सबसे पहले फंक्शनल बजट्स। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फंक्शनल बजट होते क्या हैं, तो हमारी बुक का पेज नंबर है 2.8 और हमारी बुक का पेज नंबर 2.8 बताता है कि फंक्शनल बजट्स क्या होते हैं। पढ़ के देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है कि फंक्शनल बजट इज वन विच रिलेट टू पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द बिजनेस, जो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन के बारे में बात करे। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट एटसेट्रा। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ मास्टर बजट। तो मास्टर बजट एक सिंगल बजट होता है जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शनल बजट को जोड़ दिया जाता है। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले आपके साथ बात करेंगे किसकी? रिगार्डिंग फंक्शनल बजट्स। तो लिखिए, फंक्शनल बजट relates to a particular function of the business। और पर्टिकुलर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास बुक ने पेज नंबर 2.9 पर पूरी की पूरी लिस्ट दी है कि मोस्टली हम ये सारे के सारे फंक्शनल बजट्स तैयार करते हैं। तो उन्होंने हमें 11 बजट दिए हैं। अब 11 बजट से बच्चे के माइंड के अंदर ये आता है कि मुझे 11 के 11 बजट सीखने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हम नाम लिख लेते हैं। चलो, जैसा कि बुक हमें बता रही है हम एटलीस्ट लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने से हमारे माइंड के अंदर जो है मेमोरी बढ़ जाएगी। तो टाइप्स ऑफ फंक्शनल बजट्स। अपने माइंड में से पहले तो ये बात बाहर कर दो कि बहुत ज्यादा हम टफ काम करने वाले हैं। कुछ भी टफ काम करने नहीं वाले, बिल्कुल सिंपल काम है। तो देखिए, जब हम फंक्शनल बजट तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे सेल्स बजट। हमारे बिजनेस में सेल्स ना सबसे लास्ट में होती है। आप प्रोडक्शन कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद में जाके बेचते हैं। लेकिन फंक्शनल बजट जब हम बजटिंग का काम तैयार करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? सेल्स बजट। और आपको सेल्स बजट के बारे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले से ही बता देता है ऑन एस्टिमेटेड बेसिस कि हम इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी इतनी सेल्स होगी। तो आपको ज्यादा सेल्स बजट को बनाने की माइंड से जो कॉम्प्लिकेशन है उसको बाहर कर दीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके पास सेल्स डिसाइड हो गई, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मारुति ने एक नई कार लॉन्च की है, या हम कहते हैं चलिए मारुति के दो प्रोडक्ट बहुत अच्छे मारुति ने अभी भी बनाए हैं, बलिनो कार है, ब्रेजा कार है। तो वो पहले सोचेगी कि हम इसके कितने यूनिट बेचेंगे। यानी सबसे पहले क्या काम होगा? सेल्स का। उनके पास पहले से पूरा का पूरा आइडिया रहता है, उनके पास मार्केटिंग टीम है, उन्हें पता है हम इतने यूनिट सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या डिसाइड होगा? सेल्स। फिर उतनी सेल्स करने के लिए नेक्स्ट आएगी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बजट सेल्स के ऊपर बेस्ड है प्रोडक्शन। तो पहले सेल्स बजट बनेगा, फिर प्रोडक्शन बजट बनेगा। और सेल्स बजट तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपको हमेशा दे दिया करेगी, यानी आपको प्रोडक्शन बजट कैसे बनाते हैं ये आपको हम सिखाएंगे। फिर प्रोडक्शन के बाद आपकी आएगी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन।
क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपकी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन चाहिए, वो आपको पता लगेगी कि प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए। और फिर जब आपको कंजम्पशन पता चल जाएगी तो फिर आपको बनाना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल की परचेज का बजट, कि हम कैसे कैसे रॉ मटेरियल परचेज करें। ये जब आपके पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप बनाएंगे अपने पास लेबर बजट, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगी, ये सब आपके प्रोडक्शन बजट के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर लेबर बजट के साथ साथ हम आपसे कहेंगे आप अपना प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बना सकते हैं कि आपको कितने ओवरहेड के खर्चे लगेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। अच्छा जी, उसके बाद प्रोडक्शन के बाद आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये भी बना सकते हैं, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट बना सकते हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको कैश चाहिए तो आप अपना कैश बजट बना सकते हैं। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि अगर आपको कोई फिक्स्ड एसेट्स चाहिए तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो हमने 10 बजट लिखे हैं, बुक ने 11 बजट लिखे हैं, क्योंकि बुक ने एक अलग से लिख दिया ना, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बना सकते हैं। तो बुक ने एक प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एक एक्स्ट्रा लिख दिया। ये सारे हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के एलिमेंट ही तो हैं। रॉ मटेरियल परचेज करना, लेबर का खर्चा होगा, प्रोडक्शन का खर्चा होगा, ये सब हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का पार्ट है। तो आप इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले आपके साथ बात करेंगे प्रोडक्शन बजट के बारे में। अगर हम प्रोडक्शन बजट के बारे में करें तो प्रोडक्शन बजट के लिए जो हमारा फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है। हमारा बजट डिपार्टमेंट कहता है कि देखो प्रोडक्शन कितनी की जाएगी, इसके लिए सबसे पहले तो हमें बताइए आपको सेल्स कितनी करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या लेनी है, सबसे पहले आपको लेनी है एस्टिमेटेड सेल्स। अब मैं ये सिंगल कॉलम प्रिपेयर कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन के अंदर कितने कॉलम बनेंगे तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर कैसे कैसे टाइम पीरियड दिया हुआ है। सपोज क्वेश्चन कहता है कि मुझे क्वार्टर वाइज पूरे साल की प्रोडक्शन बजट चाहिए, तो मैं 4 क्वार्टर बनाऊंगा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। लेकिन यहां पर मैंने आपको एक ही बार ये फॉर्मेट बना दिया। क्वेश्चन के 6 मंथ का प्रोडक्शन बजट बनाओ तो फिर 6 कॉलम बना लेना। अभी मैं एक कॉलम से आपको बात समझा रहा हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी कि आपको सेल्स कितना करना है। क्यों? क्योंकि जितना सेल करोगे उतना प्रोडक्शन तो करोगे ना, तो यानी प्रोडक्शन बेस्ड है सेल्स के ऊपर, तो एस्टिमेटेड सेल्स। फिर हर एक दुकानदार या हर एक फैक्ट्री वाला उतना ही यूनिट नहीं बनाएगा जितना उसने बेचना है। उसे पता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी बनाना है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप शॉपकीपर के पास गए कि भैया मुझे नमकीन चाहिए, शॉपकीपर कहता है अच्छा जी रुको मैं नमकीन बनाना शुरू करता हूं। सर हम बर्थडे पार्टी का केक लेने गए, तो वो पहले से केक को बना के रखता है। यानी हर एक शॉपकीपर के पास जितनी भी सेल्स होनी है वो उससे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, सो दैट उसे स्टॉक भी तो मेंटेन करना है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन सेल्स के साथ साथ जो भी क्लोजिंग स्टॉक वो अपने पास रखना चाहता है, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक डिजायर्ड, ये आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं बता देगा कि हम इतना सेल करना चाहते हैं, इतना स्टॉक रखना चाहते हैं। नाउ आपके पास पहले से भी स्टॉक पड़ा हुआ होगा, तो जितना स्टॉक पड़ा हुआ है उतना प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो जो ओपनिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है वो उसमें से आप माइनस कर दो। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन बजट। ये आपका पता चल गया कि आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है। जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है,
तो फिर मैं तैयार करूंगा अपने पास रॉ मटेरियल कंजम्पशन का बजट। ठीक है ना। तो इसके बाद मेरे पास अगला बन जाएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। अब क्वेश्चन बताएगा कि जी प्रोडक्शन करने में हमारा एक ही रॉ मटेरियल लगता है या एक से ज्यादा रॉ मटेरियल लगता है। तो फिर हम करेंगे सबसे पहले रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना होगा, जितना आपकी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट बनाने में सपोज मैं 2 तरह के मटेरियल लेके चलता हूं, इतनी प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो इससे मेरी बन जाएगी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन। वो मुझे पता लग जाएगी कि व्हाट इज माय रॉ मटेरियल कंजम्पशन रिक्वायर्ड। फिर कंजम्पशन के बाद आएगा रॉ मटेरियल परचेज। तो परचेज के लिए आप सबसे पहले लोगे कंजम्पशन बजट से जितना रॉ मटेरियल आपका रिक्वायर्ड है प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब हम परचेज करने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उतना ही थोड़ी ना परचेज करेंगे जितना हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, हम थोड़ा एक्स्ट्रा परचेज करके लाएंगे। तो जितना भी आपको दिया हो कि हम इतना स्टॉक चाहते हैं वो ऐड कर दो, लेस ओपनिंग स्टॉक। तो आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो उसमें से माइनस कर दो, ये आएगा क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। और क्वांटिटी टू बी परचेज को मल्टीप्लाई कर दो उनके परचेज प्राइस से। तो ये आपका परचेज बजट तैयार हो गया रुपी टर्म्स में। और ये वही तो फॉर्मेट है जो हमने आपका प्रोडक्शन बजट में यूज किया। प्रोडक्शन डिपेंडेंट थी सेल्स पर, तो सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और मेरी परचेज डिपेंडेंट थी रॉ मटेरियल कंजम्पशन के ऊपर, तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर हमें रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस क्वेश्चन देगा, तो ये आ गई। इसके बाद अगला आ जाएगा लेबर बजट। वो भी बहुत सिंपल है। अगर क्वेश्चन कहता है जी लेबर बजट तैयार करो, तो हम कहेंगे कि जी इसकी भी स्टार्टिंग होगी प्रोडक्शन यूनिट से, कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं मल्टीप्लाइड बाय लेबर रिक्वायर्ड टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। ये चाहिए आपको। तो ये आपका आ जाएगा लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। अब कई बार क्वेश्चन कहेगा जी हमें काम करने के लिए कुछ मतलब एक्सपर्ट लेबर चाहिए, एक्स क्लास की लेबर चाहिए, वाई क्लास लेबर चाहिए, जेड क्लास लेबर चाहिए, हर तरह की लेबर चाहिए होती है ना। फिर लेबर आवर्स आ जाएं इनटू लेबर आर रेट। क्वेश्चन आपको बताएगा जी हम इन्हें क्या पे करते हैं, आप उसे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका लेबर कॉस्ट बजट आ जाएगा। बाकी मैं आपसे ये कहूंगा कि इतना आपने नोट कर लिया, ये हमारे लिए सफिशिएंट है कि हम आगे बढ़ जाएं और हम प्रोडक्शन बजट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन करते जाएंगे, इसमें कोई टेक्निकल बातें नहीं है, आप इन्वॉल्व होते जाएंगे और आपके माइंड के अंदर ये सारे के सारे बजट सेट हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले प्रोडक्शन बजट या प्रोडक्शन कॉस्ट बजट की बातें करते हैं। ऐसे कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। इसके ऊपर 2 तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, पढ़ने के बाद बच्चा कहता है कि यार मैं इतना ग्रेजुएट होने वाला हूं, मेरे से इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हो। और दूसरे
कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जिसके अंदर आ जाएं तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है। इसे भी पढ़ने के बाद कहता है बच्चा कि इसमें सर क्या टेक्निकल बात है। खैर, मेरे पास जो बुक का एडिशन अवेलेबल है उसमें सिंपल इलस्ट्रेशन में मेरे पास दो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2.10 और इलस्ट्रेशन नंबर 2.11। ये तो दो इलस्ट्रेशन मैं आपको करवाऊंगा सो दैट आपके माइंड में फॉर्मेट सेट हो जाए। फिर हमारे पास कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2.18 है और एक इलस्ट्रेशन नंबर 2.24 है जो कि हमारी उसकी बिल्कुल लास्ट इलस्ट्रेशन है। और यहां पर कंसेप्ट समझने के लिए हमारे पास अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2.1 भी है, क्योंकि हमारी बुक जो स्टार्ट कर रही है वो सबसे पहले छोटे से प्रोडक्शन कॉस्ट बजट से स्टार्टिंग करना चाहती है। तो आइए हम आपके साथ पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2.1 है, 2.2 है, ये डिस्कस कर ले। फिर आज की क्लास यही निकल जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम आपके साथ इन सब की बातें भी करेंगे। चलिए सर, तो फिर क्यों ना शुरुआत की जाए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने कहा चलिए जी, ये दोनों पेजेस मैंने अपने पास अभी अलग रख लिए कि चलो कभी कभी आप फॉर्मेट भूल जाओगे तो दिखा देंगे, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन ज्यादा किए नहीं है। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि सर हमें जरा आप क्वेश्चन तो पढ़ाएं। मैंने कहा रुकिए, हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2.1 दिखाते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2.1। अभी हम इसको थोड़ा सा आपके लिए और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। बुक कह रही है हमारे एग्जाम में भी आया है। करने के बाद आप उछल जाओगे कि सर क्या इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, हम ऐसे ही कॉलेज में घबरा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से। पढ़िए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल from the records of Precision Tools Limited for the 6 month of December 2007 and sales of January 2018 in respect of product X। तो वो कह रहे हैं हम आपको 2017 के लास्ट के 6 मंथ्स और जनवरी 18 की डिटेल दे रहे हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यूनिट्स टू बी सोल्ड, इसका मतलब आपको सेल्स बता दी। मैं फॉर्मेट में भी आपसे कह रहा था कि वो आपको सबसे पहले सेल्स बता देंगे, तो उन्होंने आपको सेल्स बता दी। फिर वो कह रहे हैं देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ। अब आपने कॉस्टिंग पढ़ी है, आपको पता है कि 3 तरह की स्टेजेस होती है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। ये जो डब्ल्यूआईपी कैटेगरी है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपको याद होगा आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी थी, डब्ल्यूआईपी के लिए आपने वैल्यूएशन की थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और वो कहते हैं कि बच्चों को क्या तंग करना, डब्ल्यूआईपी को बाहर कर दो। हर क्वेश्चन में कह देंगे कि देयर विल बी नो डब्ल्यूआईपी। हम कहेंगे सर हम तैयार हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहेंगे नहीं हम तैयार नहीं है, छोड़ दो, डब्ल्यूआईपी की बात मत करो। हम कह रहे क्या दिक्कत है, फ्री के नंबर है, ले लो। Finished units equal to half the sales of next month will be in stock at the end of every month। अचानक सर में खुजली होने लगी, ये क्या दिया है? ये दिया है डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, और नहीं तो क्या सर, हम तो पहले से ही कह रहे थे अगले महीने का स्टॉक, जो अगले महीने आपको स्टॉक चाहिए वो आपको दिया हुआ है, तो इट इज कॉल्ड डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है कि आपको नेक्स्ट मंथ का हाफ। इसका मतलब जुलाई की यूनिट्स है 1100, अगस्त की यूनिट है 1100, तो जुलाई के एंड में अगस्त की प्रोडक्शन का 50%, सिमिलरली अगस्त में सितंबर का 50%, सितंबर में अक्टूबर का 50%, यानी कि वो आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब सर क्लोजिंग के बारे में बता रहा है तो ओपनिंग के बारे में भी बताएगा। वो कह रहा है अरे भाई, जो नेक्स्ट मंथ, जो फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाता है। तो मेरे से दो बार थोड़ी ना पूछोगे कि क्लोजिंग की भी लाइन बताओ, ओपनिंग की भी बताओ। कह रहा है मैंने क्लोजिंग बता दिया, वही तो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनेगा, तो यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों उसने आपको बता दिए। हाँ, आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा समय चाहिए क्योंकि आप पहला ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो। दिस इज बोथ इंफॉर्मेशन आर गिवन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज फॉलोज।
वो पूरे साल की प्रोडक्शन बता रहा है कि हम 22,000 यूनिट्स बनाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल हमारा 10 रुपए का है, वेजेस 4 रुपए की, और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपोर्शन टू प्रोडक्शन 88,000। देखिए, अगर मेरे फिक्स कॉस्ट पूरे साल के दिए हुए हैं तो बजट मेरे से 6 मंथ का मांगा गया है, यानी मुझे इन खर्चों को हाफ करना है। ठीक है, इसलिए वो पूरी पूरी बात नहीं बता रहा, वो कह रहा है हम आपको पूरे फिक्स कॉस्ट बता रहे हैं ईयर के, आप उसे हाफ कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट एंड समराइज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो हमने लिस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा नहीं था, तो प्रोडक्शन कॉस्ट की भी बात आ गई। चलिए, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी हम इसके अंदर बना लेंगे। चलिए शुरू करें। बच्चा कह रहा है कि सर अगर आप चाहो तो हम बना सकते हैं। मतलब इतना आसान है, बच्चा कह रहा है हम भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी आदत है आसान क्वेश्चन में क्लास में बनाना चाहता हूं और मुश्किल क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहता हूं। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आप होमवर्क देते नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन मुश्किल मुझे मिलता ही नहीं है, सारे के सारे आसान है, हम क्लास में कर लेते हैं। तो चलिए, मेरे साथ साथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.1। बुक है मेरे पास MN अरोड़ा, और हमारी बुक का ये पेज नंबर चल रहा है 2.10। और हम सबसे पहले बनाने वाले हैं आपके साथ प्रोडक्शन बजट। जहां तक फॉर्मेट की बात है तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक तो कॉलम पर्टिकुलर्स का, और उसके बाद हमें 2017 के 6 मंथ का बजट तैयार करना है। तो इसका मतलब हमें 6 कॉलम्स तैयार करने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जगह बच जाए तो टोटल कॉलम आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जगह तो सर बच रही है, बनाना चाहें तो टोटल का कॉलम भी बना लें। अब ये थोड़ी स्पेस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हमसे 6 मंथ का बजट मांगा गया है। अच्छा, जब भी हम प्रोडक्शन बजट की बात करते हैं तो यहां पर कोई भी बजट बनाएंगे तो पीरियड लिखेंगे, फॉर द पीरियड जुलाई टू दिसंबर 2017। अब आप अपने एडिशन के अकॉर्डिंगली इसको चेक कर लीजिएगा, आपके पास नई पुरानी बुक हो सकती है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बनाना है, कितना आसान है सर। सबसे पहले हम लेंगे सेल्स, हम पूछेंगे सेल्स, उसमें ऐड कर देंगे डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। और डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, इट इज इक्वल टू 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स। पॉइंट नंबर 3 में नेक्स्ट मंथ सेल्स का हाफ, और इसमें हम लेस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक, जिसके बारे में अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया और बच्चे को समझाना है हमने कि ओपनिंग स्टॉक की बात उसने जब ये बताई तो अपने आप ये वाली बात बता ही दी है। दो बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपको दिखाना है क्योंकि आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो। इसको करने के बाद आपको मिल जाएगी कि आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है, ये आपकी प्रोडक्शन आ जाएगी। चलिए, तैयार हैं? हाँ जी सर। सबसे पहले बताइए कि आपकी सेल्स जुलाई की कितनी है इन द यूनिट्स। 1100, अगस्त 1100, सितंबर 1700, अक्टूबर 1900, नवंबर 2500, दिसंबर 2300। जनवरी आपका बजट पीरियड नहीं है, इसलिए जनवरी की बात आपको करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि सर अगर जनवरी का मुझे बजट तैयार नहीं करना था तो फिर मुझे जनवरी की इंफॉर्मेशन क्यों दी। अरे मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही होगी ना, आपको पता लग जाएगा कहां जरूरत पड़ रही थी।
कोई कैलकुलेशन के लिए मुझे जनवरी की जरूरत पड़ने वाली है। कुछ बच्चों को तो दिख गया है, चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा ये डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, वो कहता है 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। चलिए जी, तो जुलाई में अगस्त का 50%, ये मेरे हिसाब से तो वर्बली कैलकुलेट करने से आ गया 550। अगस्त में सितंबर का 50%, ये हो गया 850। सितंबर में अक्टूबर का 50%, 950। अक्टूबर में नवंबर की सेल का 50%, 1250। नवंबर में दिसंबर की सेल का 50%, 1150। दिसंबर में जनवरी की सेल का 50%, इसीलिए आपको जनवरी की इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब आपको यह समझना है कि जो मैंने आगे लिखा था ना, सिंपल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन के से मेरा मतलब यह है कि जब आपको जनवरी की सेल देगा तो क्वेश्चन सिंपल है, और अगर यहां पर वो जनवरी की सेल्स नहीं देता तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता बस। अब क्योंकि जनवरी की सेल्स हमें गिवन है तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। जनवरी की सेल्स है 2000 यूनिट्स, तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक होगा 50% ऑफ सेल्स ऑफ जनवरी। ठीक है, नाउ अब आ गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए जी बेटे, अगर मैं अगस्त के लिए बात करूं तो जो जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक था, क्या मैं वो कह सकता हूं कि वो अगस्त में ओपनिंग स्टॉक होगा? पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग स्टॉक होता है। सर ये तो बात, इसमें तो बताने वाली बात नहीं है, फटाफट लिख दो आप, बस टाइम मत वेस्ट करो। लो, मैंने लिख दिया। अब यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो करंट मंथ का 50% है? अब बच्चा कह रहा है सर ये क्या बात हुई, मैंने कहा लो आप चेक कर लो। अगर पिछले मंथ के क्लोजिंग स्टॉक को आप कह रहे हो कि नेक्स्ट मंथ के स्टॉक का 50%, और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले मंथ का ओपनिंग स्टॉक बन रहा है, यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक अगले मंथ का ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक इसकी सेल का 50%, तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी तो सेल का 50% ही होगा। हाँ, कमाल की बात हो गई। यही तो आपको समझा रहा था कि बेटे वो जब क्लोजिंग स्टॉक बता रहा था तो उसने आपको ओपनिंग स्टॉक का हिंट कर दिया था, बस हमें थोड़ा सा समझने में समय चाहिए था, क्योंकि अभी हमने पहली पहली बार एक्सपोजर लिया था। इसका मतलब आप यहां पे लिख सकते हो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक 50% ऑफ सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ है तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब हो गया 50% ऑफ सेल्स ऑफ करंट मंथ। लेकिन बच्चा कह रहा है सर मैं आपकी बात इतनी जल्दी नहीं मानूंगा। मैंने कहा मत मानो, कोई बात नहीं। क्या अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक सितंबर का ओपनिंग होगा? हाँ, ये बात सर मैं मान जाऊंगा। तो मैंने कहा चेक करते हैं, क्या ये सितंबर की सेल का 50% है? हाँ सर। अरे जब ये 50 था तो ये भी तो 50 होगा, तो बात कैसे नहीं मानोगे आप? ये माननी पड़ेगी ना, तभी आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी। इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं, नहीं तो पुराना क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक अक्टूबर का ओपनिंग, और वो करंट मंथ की सेल का 50% है। अक्टूबर का क्लोजिंग नवंबर का ओपनिंग, नवंबर का क्लोजिंग दिसंबर का ओपनिंग। तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कंप्यूट करने के लिए इस रूल को समझना था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 550, दैट इज 50% ऑफ 1100। और ये 1100 एग्जाम में मत बना देना, ये सिर्फ आपके लिए मैंने बना दी ताकि आप, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना सर बेकार की बातें करते हो। आगे चलो, लीजिए आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए मेरा कैलकुलेटर ना जाने कहां गया। चलो, तो 1100 में 550 प्लस किया, 550 ही माइनस किया, तो ये आ गया 1100। 1100 में 850 प्लस किया, 550 माइनस किया, तो ये आ गया 1400। 1700 में 950 प्लस 850 माइनस,
1800, 1250 प्लस 950 माइनस 300 और प्लस कर दो। 2500 में 1150 प्लस 1250 माइनस, तो 100 और कम कर दो, 2400। 2300 में प्लस 1000 माइनस 1150, तो ये हो गया 2150। अब टोटल के लिए तो मुझे कैलकुलेटर लाना ही पड़ेगा। 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अपना कैलकुलेटर ढूंढ के आता हूं। मिल गया जी कैलकुलेटर। कह रहा है कि सर आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं तो पास में ही था। मैंने कहा चलिए, तो पहले सेल्स का टोटल देखते हैं। 1100 प्लस 1100 प्लस 1700 प्लस 1900 2500 और 2300, ये हो गया टोटल 10,600 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक, सारे मंथ का क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया। 550 प्लस 850 प्लस 950 प्लस 1250 प्लस 1150 और प्लस 1000, 5750। सर इसे ऐड करने की जरूरत थी? मैंने कहा थी या नहीं थी, आप लिख लो अभी। 550 प्लस 550 प्लस 850 प्लस 950 प्लस 1250 प्लस 1150, 5300 और 10,600 प्लस 5750 माइनस 5300, ये आ गया 11,050। ये हमारा टोटल का कॉलम था। हमें इसकी जरूरत नहीं थी, बट हमने फिर भी बना दिया। नाउ अब आएगा मेरे पास, क्योंकि मुझे ये तो दिया नहीं है कि मुझे प्रोडक्शन करने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसका परचेज प्राइस क्या है, तो मुझे सिंपल जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर मैं बना दूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के अंदर एक तो मेरा लगेगा रॉ मटेरियल, और दूसरा मेरा लगेगा डायरेक्ट वेजिस, तीसरा मेरा लगेगा वेरिएबल ओवरहेड्स, और फिर चौथा मेरा लगेगा फिक्स्ड ओवरहेड, जो कि मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा। रॉ मटेरियल के बारे में हमें पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि रॉ मटेरियल आपका आता है 10 रुपए का, 10 रुपीज। वेजिस है हमारी 4 रुपीज की। वेरिएबल ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन शर्मा आ गया, कह रहा है मैं देना नहीं चाहता। और फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में हमें दिया हुआ है कि इट इज 88,000 पर एनम, 88,000 पर एनम। ठीक है, इसका मतलब आपका रॉ मटेरियल लगेगा यहां पर जुलाई में 11,000, अगस्त में 14,000, 18,000, 22,000, 24,000, 21,500 और टोटल लगेगा 1,10,500। और डायरेक्ट वेजेस की बात करें तो ये आपकी लगेंगी 4,400, 5,600, 7,200, 8,800 और 2,400 इंटू 4 9,600, 2,150 इंटू 4 8,600 और टोटलिटी में बात करें तो 11,050 इंटू 4 44,200। अब बुक ने कंबाइंड बना दिया तो क्या हो गया, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दिया ताकि आप जब एक्स्ट्रा देखो तो घबराओ नहीं, और कोई बात नहीं है। ये हमें दी नहीं है, तो ये हमारा हो गया सर 15,400, 19,600, 25,200, 30,800, जल्दी जल्दी बोलो, 33,600 और ये हो गया सर 30,100 और ये हो गया सर 700, 4 एंड 1 5 154 700। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर एनम है और हमारा बजट पीरियड 6 मंथ्स का है। क्योंकि हमारा बजट पीरियड 6 मंथ्स है और फिक्स्ड ओवरहेड को हम कभी भी
इनके बीच में सेपरेटली नहीं डालते, फिक्स्ड ओवरहेड को हमेशा हम टोटल में ही माइनस करते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे 44,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स को कभी भी आप पीरियड वाइज मत बांटना, वो सीधा फिक्स्ड है, वो सीधा यहां डाल देना। तो ये हो गया 1,98,700 रुपीज। कंप्लीट। आसान था। ठीक है सर, ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम परचेज से रिलेटेड भी बातें कर लेंगे। आइए जी मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 2.2 रीड करते हैं, छोटा सा फटाफट बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्शन बजट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इतने में तो आज बच्चे थक गए होंगे ना? नहीं थके? वेरी वेरी गुड। पढ़िए। The sales manager of Mahindra and Company Limited reports that next year he expects to sell 50,000 units of a certain product. देखो, फंक्शनल बजट की स्टार्टिंग सेल से होगी और सेल्स आपको दे रखी है, बार बार कहा था कि वो दे ही रखी होगी, और पूरे साल की एक ही साथ दे रखी है, मंथली नहीं दे रखी। द प्रोडक्शन मैनेजर कंसल्ट्स स्टोर कीपर एंड कास्ट्स हिज फिगर एज फॉलोज। Two kinds of raw material A and B are required for manufacturing the product. दो तरह के रॉ मटेरियल चाहिए, A और B. Each unit of the product मतलब finished goods प्रोडक्शन के लिए requires 2 kg of material A, 3 kg of material B. इससे आपकी मटेरियल की कंजम्पशन निकलेगी। ठीक है। The estimated opening balances at the beginning are, ये फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, ये रॉ मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक है। एंड डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंसेस एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का ये है, ए का ये और बी का ये। ड्रॉप मटेरियल परचेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो मटेरियल परचेज बजट तो स्टार्टिंग फिर भी प्रोडक्शन बजट से होगी, पहले सेल्स, फिर प्रोडक्शन, फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन, फिर रॉ मटेरियल परचेज, तब जाके आपका परचेज बजट बनेगा। बोलिए, कर सकते हैं? बच्चे कह रहे हैं कि सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा तो आइए फटाफट करके इसे खत्म कर देते हैं। वैसे तो आप सीख गए हैं, आज का हमारा काम खत्म हो गया, बस नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस करा के हम ये वाला बजट का काम कंप्लीट कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2.2 एमएन अरोड़ा, पेज नंबर है 2.12। नंबर 1, प्रोडक्शन बजट। अगर पीरियड दिया हुआ हो तो पीरियड डाल देना, मुझे ध्यान नहीं पीरियड दिया है कि नहीं दिया। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स और यहां पर लिखेंगे यूनिट्स। तो हमें दिया गया था कि वी आर एक्सपेक्टिंग टू सेल 50,000 यूनिट्स। एड, अच्छा सर हमसे पूछोगे नहीं, मैं भूल गया था, सॉरी, बताइए क्या करना है? सर इसमें करना है एड डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक और लेस ओपनिंग स्टॉक। एड डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके पास वहां पर 3 क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं, तो कंफ्यूज मत करना, प्रोडक्शन में आता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की बात करें तो फिनिश गुड्स का डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 14,000 और लेस कितना आपके पास ओपनिंग पड़ा हुआ था, वो आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स। इसका मतलब आपकी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो होगी, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन विल बी 54,000। अब इसी कंटिन्यूएशन में चलते हैं। अब इसी के ऊपर मैं निकालूंगा मेरी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यस सर। रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए मेरे पास दो तरह के रॉ मटेरियल दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन से। तो सर प्रोडक्शन 54,000 इनटू रॉ मटेरियल
रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट तैयार करने के लिए 2 kg ऑफ ए 3 kg ऑफ बी, 2 kg ऑफ ए 3 kg ऑफ बी। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन 1,08,000 kg और 4 3 12, 5 3 15, 1,62,000 kg। After that, raw material purchase, इसमें भी A और इसमें भी B। तो रॉ मटेरियल परचेज के लिए सबसे पहले अब हम कंजम्पशन की बात करेंगे। हमें कंजम्पशन चाहिए इसकी 1,08,000 kg और 1,62,000 kg। सर आप लिखे जा रहे हो, हमसे पूछ नहीं रहे। ओहो बेटे, तो आप बताते क्यों नहीं हो? जल्दी बताओ ना, आप तो बस कॉपी करने में लगे हुए हो। एड डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब सर ये तो बुक में ही दिया हुआ है, हम इसमें क्या कह सकते हैं? डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 13,000 एंड 16,000, 13,000 एंड 16,000 लेस ओपनिंग स्टॉक, लेस ओपनिंग स्टॉक 12,000 एंड 15,000, 12,000 15,000। लीजिए, बड़ा मुश्किल काम था सर ये तो हमारी रॉ मटेरियल परचेज ये हो जाएगी 1,09,000 kg और ये हो जाएगी 1,63,000 kg। अब क्या इनके परचेज प्राइस भी आपको दिए हुए हैं? ओहो सर, इनके परचेज प्राइस नहीं दिए, काश दिए हुए होते तो मल्टीप्लाई कर देते बस, और क्या बात थी, कितना आसान था। इसके लिए ट्यूशन सेंटर भागना चाहते हैं हम? अरे ये तो घर बैठे ही हो सकता है बेटे। चलो, हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये समझ में आई हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2.10 2.11 है। स्टिल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा, लेकिन जो बच्चे करना चाहें वो कर सकते हैं। और टेक्निकल एक पॉइंट है, जब नेक्स्ट मंथ की सेल्स ना दी हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 2.18 है और 2.24 है। बताइए, क्या इतनी सी चीजें सीखने के लिए आपको कोचिंग में जाने की जरूरत थी? नहीं, तो घर बैठे पढ़ लीजिए अच्छा, जब गए भी थे तो टीचर ने कहा कि अकेले मैं ही तुम्हें सिखा सकता हूं, तो उसका वो वाला जो दाव था, जो वो क्लेम कर रहा था, वो भी गलत था। आप घर बैठे तसल्ली से आराम से सीख सकते हैं। तो आपको अगर अच्छी लगी है, बहुत बढ़िया है, शेयर कर लेना, है ना? चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।